अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ नावल हम कहाँ के सच्चे थे आपको पसंद आ रहा होगा। मैंने इनसे कहा था, पता नहीं क्यों वो मुझे देखकर रोने लगती हैं। वो अपने आप को मेरा मुजरिम समझती हैं, हालांकि मुजरिम तो मैं हूँ इन सब की। मुझे मशल कहती रहती थी, पुप्पो मेहरीन अस्वद को बहुत प्यार करती है, बहुत पसंद करती है। आप खुदा के लिए मेहरीन की शादी अस्वद से करवा दीजिए, वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। फिर मुझे क्या पता था कि तुम्हें इस तरह की जिंदगी गुजारना पड़ेगी। मैं किसी हैरानगी के बगैर इनकी बात सुनती रहती थी। मशल का भी क्या कसूर था, इसने भी कुछ सोच कर ही कहा होगा, इसलिए मेरी इतनी परवाह रहती थी। और मैं पता नहीं क्या हूं, किसे मनने पर मजबूर कर दिया। पता नहीं मशल मुझे कभी माफ भी करेगी या नहीं करेगी। मेरा दिल चाहता है वो एक बार जिंदा हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर इससे माफी मांगूं। वो इतनी खूबसूरत और मासूम थी और मैं पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। आज इफी खाला भी मर गई, फिर किसी दिन मैं भी मर जाऊंगी, फिर अस्वद भी मर जाएगा, फिर ये पूरा घर खाली हो जाएगा और अस्वद सोचता होगा कि इसे मेरी बद्दुआ लगी है, जो अपनी माँ का चेहरा आखिरी बार भी नहीं देख सकेगा। मगर ऐसा तो नहीं था, मैं बदवा नहीं दे सकती। बदवा देने से क्या होगा, गुजरा हुआ वक्त वापिस आ जाएगा, अम्मी जान वापिस आ जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, तो फिर बदवा देने का क्या फायदा हुआ। फिर इफी खाला से तो मैं बहुत प्यार करती थी, इनके होने से मुझे तन्हाई का एहसास भी नहीं होता था। पर आज के बाद मुझे तन्हाई का अजाब भी झेलना पड़ेगा। मुझे और इफी खाला दोनों को पता था कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगी। इनकी आंखों में जिंदगी की चमक बहुत दिनों से खत्म हो गई थी और उन्होंने मुझसे भी बात करना छोड़ दी थी। बात करती भी तो हर वक्त माफिया मांगती रहती थी। इन्हें लगता था ये सब इनकी वजह से हुआ है, ना वो मुझे शादी पर मजबूर करती, ना मेरे साथ ये सब कुछ होता। मगर मैं इन्हें कहती रहती थी कि ये इनकी वजह से नहीं हुआ, मेरे गुनाहों की वजह से हुआ है। अगर कोई जिम्मेदार था तो मैं थी। फिर भी वो रोने लगती थी और जब रोना बंद करती तो घंटों चुपचाप लेटी रहती। पता नहीं अस्वद को क्यों पता नहीं चला था कि वो आहिस्ता आहिस्ता मर रही हैं। और जब वो 2 माह के लिए बाहर जा रहा था तो मेरा दिल चाहा था कि मैं इसे बताऊं कि अब शायद वापसी पर इसे इफी खाला की सूरत कभी नजर नहीं आएगी। मगर मैंने इसे नहीं बताया। मैं कौन सी वली थी। फिर अफी खाला तो मुझे बहुत प्यार करती थी। आजकल लोगों से बड़ा हुआ है। इस वक्त कुछ जाग रहे होंगे, कुछ सो रहे होंगे और हॉस्पिटल में रखी हुई इफी खाला को सुबह दफन कर दिया जाएगा। और पता नहीं इस वक्त अस्वद अमेरिका में बैठा क्या सोच रहा होगा। शायद वो भी रो रहा होगा। पर मैं तो नहीं रोई थी। फिर इसे रोने की क्या जरूरत है, भला रोने से क्या होता है। फिर लोगों को तो मरना ही होता है, क्या हम इन्हें रोक सकते हैं। कल अस्वद ने मुझसे कहा कि इसने खाला की आखिरी ख्वाहिश के एहतराम में मुझे माफ कर दिया। पर मेरी समझ में नहीं आया कि अब माफ करने से क्या होगा। इसने तो माफ कर दिया, पर क्या अल्लाह पाक मुझे माफ कर देंगे? क्या लोग माफ कर देंगे? क्या मशल मुझे माफ कर देगी? क्या असफंद मुझे माफ कर देगा? क्या लीना भी माफ कर देगी? क्या सारा भी माफ कर देगी? क्या नानी जान मुझे माफ करेंगी? क्या मशल के घर वाले मुझे माफ करेंगे? एक माफी से क्या होता है। मैंने तो पता नहीं किस किस का दिल दुखाया है, किस किस को धोखा दिया है और किस किस से झूठ बोले हैं। फिर एक के माफ कर देने से क्या होता है। अस्वद ने कहा, अब मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, चाहूं तो जहां मर्जी जा सकती हूं। अब मुझे अलग खाना पकाना नहीं पड़ेगा, हमेशा सब्जी और दाल नहीं खानी पड़ेगी। मैं जो लिबास चाहूं मैं पहन सकती हूँ, नए जेवर भी पहन सकती हूँ और कारपेट की बजाय बेड पर भी सो सकती हूँ। और मैं बाहर लॉन में ऊपर छत पर भी जा सकती हूँ। पर मैं ये सब कैसे करूंगी और इन सब का फायदा क्या होगा। मुझे तो दालों और सब्जियों के अलावा हर चीज का जायका भूल चुका है। फिर मैं इन चीजों को कैसे खाऊंगी। और नए कपड़े और जेवर पहनने से क्या होगा, इन्हें पहनकर मैं क्या करूंगी। जो कपड़े मैं अब पहनती हूँ ये बहुत अच्छे हैं, मुझे इनसे प्यार है। फिर मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं। और बेड पर सोने से क्या होगा, मुझे बेड पर नींद कैसे आएगी। और मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है। बाहर कोई भी तो ऐसा नहीं है जो मुझसे मिलना चाहता हो। मेरी जैसी लड़की से कौन मिलना चाहेगा।
जो बदसूरत भी है, झूठी भी है और हर एक को धोखा देती है। और फिर मैं जहां जाऊंगी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कितनी बुरी हूं। फिर हो सकता है वो भी मुझ पर थूकने लगे या फिर मुझे पत्थर मारे। मैं अब बाहर जाना नहीं चाहती। हाँ, मगर मैं लॉन में जाना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं वहां जाकर गहरे गहरे सांस लूं, मैं खुली हवा को हाथ लगाऊं, मैं फूलों को प्यार करूं, मैं परिंदों को देखूं। मेरा दिल चाहता है मैं घास पर भागूं, इतना भागूं कि मेरे पांव थक जाएं, मुझसे सांस भी ना लिया जाए। फिर मैं घास पर गिर जाऊं और आंखें बंद कर कर वहीं सो जाऊं। फिर बारिश होने लगे पर मैं आंखें ना खोलूं, वैसे ही आंखें बंद किए चित लेटी रहूं और बारिश का पानी मेरे चेहरे की सारी बदसूरती, सारी मक्कारी, सारी खबासत साफ कर दे। फिर मेरा तो चेहरा ही खत्म हो जाएगा। ये तो बना ही झूठ और फ्रेब से है। फिर बारिश का पानी तो इसे गला देगा। फिर भी मेरा दिल चाहता है मैं खिड़की से बाहर नजर आने वाले आसमान के नीचे चली जाऊं। वहां सब कितना खूबसूरत है। पता नहीं रुपयों को कैसे खर्च करते हैं और ज्यादा रुपयों को कैसे खर्च करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, भूल गया है शायद। अब जब मशल या सारा या शिबा या लीना या रक्षी या लैला आएंगी तो मैं इनसे जरूर पूछ लूंगी। पर रुपए बहुत खूबसूरत होते हैं। सुबह जब असवद ने मुझे रुपए दिए थे तो मैं डर ही गई थी। भला रुपए मुझे क्या करने थे, सब कुछ तो मिल जाता था। फिर इतने सालों बाद मुझे तो नोटों की शक्ल भी भूल गई थी। इसने कहा था इन्हें मैं खर्च कर लूं। मैं बहुत देर तक इन्हें पकड़े सोचती रही थी कि खर्च कैसे करना चाहिए। फिर मैंने सोचा खर्च नहीं करना चाहिए, रख लेने चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। फिर मैंने वो गिने, वो बहुत सारे थे। मैंने इन्हें अलग अलग किया, इनके हिस्से बनाए। अब मैं सोचती हूँ कि कुछ रुपयों से मैं किताबें लूंगी, कुछ मैं रक्षी के पास रखवा दूंगी, कुछ मैं यूनिवर्सिटी में खर्च करने के लिए रखूंगी, कुछ मैं बैंक में भी रखूंगी, कुछ मैं किसी को दे दूंगी, कुछ मैं अपने पास भी रखूंगी, कुछ मैं कपड़ों पर खर्च करूंगी, कुछ मैं अम्मी जान को दे दूंगी। लेकिन पता नहीं मैं जब कपड़े धोने गई थी तो मैंने इन्हें कहाँ रख दिया था। अभी मैंने इन्हें हर जगह ढूंढा है मगर वो मुझे मिले ही नहीं। मैंने सोचा है कि सारा से कहूंगी कि वो इन्हें ढूंढ दे, इसे हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। फिर मुझे लगता है कि शायद असवद ने इन्हें ले लिया है। इसे नहीं लेना चाहिए थे, वो मेरे रुपए थे, इसे मेरी चीज नहीं लेना चाहिए थी। लेकिन मैंने इसके दराजों में, इसके तकिए के नीचे, इसके कपड़ों की जेबों में तलाश किया था। वहां और वाले रुपए थे लेकिन मेरे वाले नहीं थे। शायद इसने इन्हें छुपा दिया है। लेकिन अब जब सारा आएगी तो मैं इसे कहूंगी, वो मुझे ढूंढ देगी। मेरी अक्सर चीजें वही ढूंढती है, मुझे तो मिलती ही नहीं है। पता नहीं मैं मशल जैसी खूबसूरत क्यों नहीं हूँ। इतने अच्छे कपड़े पहने हैं मैंने और जेवर भी, मगर बहुत बदसूरत लग रही हूँ। बल्कि जेवर और कपड़े पहनकर पहले से भी ज्यादा बुरी लग रही हूँ। मैंने मशल से कहा था कि वो मुझे तैयार करे, फिर मैं खूबसूरत लगूंगी, पर मशल के पास तो वक्त ही नहीं था। इसने यूनिवर्सिटी जाना था। इसने मुझे कहा है कि अगली बार वो मुझे खुद तैयार करेगी, फिर मैं भी खूबसूरत हो जाऊंगी मशल की तरह। फिर सब लोग मुझसे भी मशल की तरह मोहब्बत करने लगेंगे। अभी मैं जब यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो मैं मशल के पास ही जाकर बैठूंगी। आखिर वो इतनी प्यारी है। हालांकि सारा मुझे कहती है कि मैं बहुत प्यारी हूँ, पर मुझे यकीन ही नहीं आता। वो भी मेरी तरह बहुत झूठ बोलती है। वैसे वो भी अच्छी है, मेरे बहुत काम करती है। मैंने इन्हें कहा है वो मेरे घर आया करें, हम मिलकर पेपर्स की तैयारी करेंगे। वैसे मैंने इन्हें कहा है कि जब असवद आ जाए या कोई और तो वो सब चली जाया करें। असवद पसंद नहीं करता ना, इसलिए। मगर अब मैं क्या असवद की वजह से अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दूं? अब मैं घर से बाहर तो जाती नहीं हूं, तो फिर मेरे दोस्तों को तो यहाँ आना ही चाहिए, वरना मैं इनसे कहाँ मिलूं? मैंने असवन से कहा है कि वो मुझे कुछ बुक्स गिफ्ट करे। अब वो अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो मैंने इससे कहा कि वो जल्दी मुझसे मिलने आया करे। इतनी बार इससे कहती हूँ, फिर वो आता है, लेकिन इसे बहुत काम होते हैं। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इससे इतना इसरार करूं। वो समझेगा कि पता नहीं क्यों मैं इसे बार बार बुला रही हूँ। हालांकि मैं तो बस इससे स्टडीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो अच्छे नोट्स बनाता है, मैं भी बहुत अच्छे नोट्स बनाती हूँ, मगर मुझे लगता है कि इस बार मैं इससे अच्छे मार्क्स नहीं ले सकूंगी। इसकी तैयारी बहुत अच्छी है। एक और बात भी कही थी मैंने असवन से, पता नहीं याद नहीं आ रही। मैं बहुत सोचती रही हूँ, मगर वो बात मुझे भूल गई है। जब मुझे याद आएगी तो मैं डायरी में लिख दूंगी। कल असवद ने मुझसे कह रहा था कि इसे मुझसे बहुत मोहब्बत है।
कल اسود مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے بہت محبت ہے، آج اسود بھی یہی کہہ رہا تھا، مشل بھی، سارا بھی، شیبہ بھی، لینا بھی، رکشی بھی، لیلا بھی، سب کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اب جب آج میں ان سب کو پارٹی میں بلایا میں نے تو سب بہت خوش تھے، ہم نے گانے گائے، ہم نے سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، سب بہت تعریف کر رہے تھے۔ پھر اسود آ گیا، سب چپ ہو گئے تھے اور پریشان بھی ہو گئے تھے۔ اسود پسند نہیں کرتا کہ یہ سب یہاں آئیں، پر اس نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ مجھے برا لگا، مگر پھر میں نے ایفی خالہ آج اصرار کر رہی تھی کہ میں زیور پہنوں، انہوں نے بار بار ضد کی، پھر مشل نے بھی ضد کی تو میں نے مشل سے کہا کہ تم زیور پہن لو، تو پھر اس نے پہن لیے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا نے مجھے ایک گفٹ دیا تھا پر یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا تھا۔ آج یونیورسٹی میں سب کہہ رہے تھے کہ میں بہت اچھی ہوں، تعریف کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ میری آواز بہت اچھی ہے، میں نے کہا تھا میرا دل نہیں چاہا، آج کہیں جانے کو مجھے بخار تھا، میں سارا دن سوتی رہی۔ دوپہر کو شیبہ آ گئی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا آج میں مصروف ہوں، مجھے پڑھنا ہے، ایگزام سر پر آ گئے ہیں۔ پھر میں سارا دن پڑھتی رہی، میں روز پڑھتی ہوں، اب میں کہیں نہیں جاتی، پارٹی میں بھی نہیں جاتی، میرے ایگزام ہے، میں نے اسی لیے صبح سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ شام کو اسود ایک ہوٹل میں کھانے پر لے گیا، وہاں مشل بھی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں زیادہ خوبصورت۔ ابھی مجھے بہت کام کرنا ہے، رات کا کھانا بنانا ہے، ابھی میں بہت مصروف۔ ڈر لگ رہا تھا، آج مجھے امی یاد آ رہی تھی، انہوں نے کہا ہے وہ صبح اسود کو میں نے آنے کو کہا تھا، اس نے کہا تھا یونیورسٹی میں آج سب نے مجھ سے آٹوگراف لیے، میں نے اپنا نام لکھا اور مہرین منصور، مہرین منصور، مہرین منصور۔ سارا آج ناراض تھی پر مان گئی تھی، میں نے اسے صبح ایفی خالہ بھی مجھ سے ناراض، اسود مجھے کہہ رہا تھا اسے مجھ سے بہت محبت، آج میں مشل کے لیے گفٹ خریدوں گی، اسے ابو کو نشہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کتنی بار، آخری بار ڈائری پر لکھی گئی تحریر پر تاریخ نہیں تھی، اور جو آخری تاریخ ڈائری پر لکھی تھی وہ 1.5 ماہ پہلے کی تھی، اس کے چند صفحات لکھے گئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا وہ ڈائری لکھنا بھی بھول چکی تھی یا ڈائری ڈھونڈ نہیں سکی تھی؟ اس لفافے کے اندر صرف ایک ڈائری تھی، اور اس ڈائری کے ختم ہونے کے بعد اس نے کاغذات کو اسٹیپلر کے ساتھ اسٹیپل کر کے چھوٹی چھوٹی ڈائریاں بنائی ہوئی تھی۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد میں نے اس کی اگلی ڈائری ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اور مجھے زیادہ وقت دقت نہیں لگی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ایک ڈرا میں وہ لفافہ مل گیا تھا جس میں ڈائریاں تھیں۔ وہ اس وقت سو رہی تھی۔ بہت دیر تک ڈائریاں ہاتھ میں لیے بیٹھے رہنے کے بعد پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ میں مہرین کا چہرہ دیکھوں، اس مہرین منصور کا جس سے میں واقف نہیں تھا اور جس کے سامنے ہم سب کیڑے مکوڑے تھے، میں مارشل، خاندان کے سب لوگ۔ میں نے ٹیبل لیمپ بجا کر کمرے کی لائٹ آن کی، بیٹھ کے دوسری طرف جا کر میں پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سینے تک چادر اوڑے سو رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، زرد رنگت اور آنکھوں کے گرد سیاہ خلقوں والا چہرہ۔ وہ چہرہ وہ تو نہیں تھا جسے میں نے تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا تھا۔ مجھے 7 سال کی وہ بچی یاد آ گئی جسے میں اپنے ساتھ لیے پھرا کرتا تھا۔ تب میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ ہنسے، باتیں کرے، یوں چپ نہ رہے، اور جب اس نے یہ دونوں باتیں سیکھ لی تو میں نے بڑی بے رحمی سے انہیں چھین لیا تھا۔ بیرون ملک جانے تک وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں مانگے بغیر ہی اسے اپنی ہر چیز دے سکتا تھا اور دے دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں مہرین سے دوستی نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ امی مجھے اس کا خیال رکھنے کو کہتی تھی، وہ نہ بھی کہتی۔ تب بھی پتہ نہیں مجھے کیوں اس سے انس تھا۔ وہ مجھے اپنے اسکول کی باتیں بتایا کرتی تھی اور میں دلچسپی نہ ہوتے ہوئے بھی دلچسپی لینے کی پوری کوشش کیا کرتا تھا۔ میں اسے جوک سنایا کرتا تھا اور وہ ہر جوک پر ہنستی تھی، اس جوک پر بھی جس پر کوئی اور نہیں ہنستا تھا۔ لیکن پتہ نہیں باہر جانے کے بعد کیا ہوا تھا کہ ہماری دوستی ختم ہو گئی، اور اب مجھے پتا چلا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ مشل کے پاس مہرین کے کمرے اور درازوں کی چابیاں تھیں، اور وہ مہرین کی عدم موجودگی میں وہاں جاتی ہوگی، اس کی ڈائری پڑھتی ہوگی۔ مہرین میرے لیے کیا فیلنگ رکھتی ہے یہ اس نے وہیں سے جانا ہوگا، اور پھر اس نے بڑی مہارت سے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنی شروع کی تھی۔ وہ مہرین سے مجھ سے منسوب ایسی باتیں کہتی رہی تھی جو میں نے کبھی نہیں کہی تھی، اور مجھ سے مہرین کی ہمدرد بن کر اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتی رہی تھی کہ میں مہرین سے ناراض ہو گیا تھا۔ ہر دفعہ میری
और मशल की बातों में मेहरीन कहाँ से आ जाती थी, ये मैंने अब जाना था। ये मशल थी जो किसी न किसी हवाले से मेहरीन का तस्करा शुरू किया करती थी, लेकिन मशल मेहरीन से जेलस क्यों हो गई थी? शायद इस अहमियत की वजह से जो यकदम मेहरीन को मिलने लगी थी। वो मेहरीन जिसे आज तक मशल के सामने सेकंड फिडल की हैसियत हासिल थी, यकदम ही इसने मशल को नोबॉडी से समबॉडी कर दिया था। फिर मेहरीन की डायरी पढ़कर वो जानती रहती थी कि मेहरीन इसे हराना चाहती है, इसे नीचा दिखाना चाहती है, इसे आगे बढ़ना चाहती है, और मेहरीन की नफरत ने मशल को और बरहम कर दिया था। मुझे मशल ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब इसे ये पता चला कि अब मेहरीन की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रही, अब वहां कोई असफंद आ चुका है, तो वो मुझसे जान छुड़ाने का सोचने लगी। वो मेरे सामने रो रो कर यही जाहिर करती कि वो मेरे बगैर मर जाएगी और मेरी अम्मी ज्यादती कर रही हैं, लेकिन दर पर्दा वो मेरी अम्मी को बताती रहती कि मेहरीन मुझे बहुत पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। मैं बड़े आराम से एक अहमक की तरह इसके हाथों बेवकूफ बनता रहा और मुझे कभी इसका एहसास भी नहीं हुआ। और फिर मशल ने असफंद के पास जाकर इसे मेहरीन से बरगश्ता करने की कोशिश की, यानी मेहरीन के खिलाफ करने की कोशिश की, मगर वो बेवकूफ नहीं था, इसलिए इसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। और फिर पता नहीं कैसे मगर मशल खुद इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और इस रात शदीद गुस्से में आकर इसने खुदकशी कर ली। शायद इसने सोचा था कि मुझे और असफंद को मेहरीन के बारे में खत लिखकर वो इसकी जिंदगी भी बर्बाद कर देगी, और ऐसा ही हुआ था। मशल की कुर्बानी बेकार नहीं गई थी। मैंने और असफंद ने बिल्कुल वही किया था जो इसने सोचा था। क्यों मशल इससे इतनी नफरत करने लगी कि वो अपनी जान पर खेल गई, सिर्फ मेहरीन को तबाह करने के लिए? शायद तब तक हसद और सदमे ने इसे बहुत हद तक जहनी तौर पर अबनॉर्मल कर दिया था। वो शाउरी और लाशौरी तौर पर खुद को मेहरीन की जगह समझने लगी थी। वो जानती थी मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ, इसलिए कभी भी इसकी बातों की हकीकत नहीं जान सकूंगा। इसलिए वो मेहरीन की हर कामयाबी पर अपने नाम का ठप्पा लगाकर मेरे सामने पेश कर देती थी और मैं इस पर यकीन भी कर लेता था। शायद जहनी तौर पर मशल भी मेहरीन से बहुत मुतासिर थी, पर वो ये बात मानने पर तैयार नहीं थी, लेकिन लाशाउरी तौर पर इसके रवैये में मेहरीन के तरह हो गए थे। मेहरीन की डायरियों में बहुत जगह ऐसे जुमले लिखे थे जो मैं मशल के मुंह से सुन चुका था और इसे दाद भी दे चुका था, पर अब मुझे पता चला है कि मशल के पास तो अल्फाज तक भी अपने नहीं थे। वो शायद मेरे सामने लाशौरी तौर पर मेहरीन बन जाया करती थी, इस तरह की बातें करती थी कि इसकी कामयाबियों को अपने नाम से पेश करती थी और मुझसे मिलने वाली दाद इसकी अना को तस्कीन पहुंचाती होगी, क्योंकि मैं वाहिद आदमी था जो इसकी इन खूबियों, इन सलाहियतों को तारीफ करता था जो इसमें थी ही नहीं। और मशल अपनी सारी खूबसूरती, सारी मक्कारी, सारी चालाकी के साथ इस वक्त अपने हाथों खोदी हुई कब्र में थी, ये सोचते हुए कि इसने मेहरीन को शिकस्त दे दी है और मेहरीन मंसूर अपनी आम सूरत, अपनी ज़खानत, अपने सच, अपने हौसले के साथ अभी भी जमीन के ऊपर थी, जिंदा थी, ये सोचते हुए कि वो हार चुकी है और मैं था जो अपनी सारी ज़खानत, साफगोई और सच के साथ एक झूठ को परवान चढ़ाता रहा, यहाँ तक ये झूठ इतना ताकतवर बन गया कि इसने सच को खा लिया। इसने सच को हड़प करने की कोशिश की, मगर सच फिर भी जीत गया था और मेरा किरदार एक प्रीचर, एक रिफॉर्मर से घटकर सिर्फ एक तमाशाई का रह गया था। जिन्हें सच से मोहब्बत होती है और जो सच्चे होते हैं वो मेरे और मशर की तरह चिल्लाते नहीं फिरते, खुद को असूल परस्त, साफ को खड़े और पता नहीं किस किस तरह के लेबल के साथ पेश नहीं करते। वो मेहरीन की तरह होते हैं जिन्हें खुद अपनी पहचान नहीं करवानी पड़ती, न अपना तारुफ करवाना पड़ता है। लोग जान जाते हैं कि वो कौन है, और जो नहीं जान पाता वो असवद अली होता है, खुद साख्ता, सच्चा और सेल्फ रिफॉर्मर, जिसे अपने किए पर सारी उम्र पछताना होता है। और ये पछतावा तो अब सारी उम्र मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेहरीन मंसूर को हमेशा मेरे सामने रहना था और मुझे इससे नजर भी मिलानी थी, बात भी करनी थी, और ये सब सारी उम्र होना था। और मैं अब कैसे इसे कभी ये कह पाऊंगा कि मुझे सच से बेहद मोहब्बत है और जोर से बेपनाह नफरत है। वो मेरी बात पर इतना हंसेगी कि इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने एक बार फिर इसके चेहरे पर नजर डाली, मेरा दिल चाहा मैं इसके चेहरे को हाथ लगाऊं। बहुत नरमी से मैंने इसके माथे पर हाथ रख दिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेहरीन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए इस मुल्क के सबसे बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट का इंतजाम करूंगा। मैं तुम्हारे सब दोस्तों को वापस लाऊंगा।
मैं तुम्हें वो सब वापस दिलाऊंगा जो तुमने खुद हासिल किया है, और मैं तुमसे कहूंगा कि तुम मुझे माफ कर दो और मुझे वो पुराना असवद अली बन जाने दो जिसकी जिंदगी में मशल अकबर नहीं थी, जो लोगों से बदला नहीं लिया करता था। मैंने इससे सरगोशी की थी। एकदम इसका चेहरा मेरी आंखों में धुंधला गया और पता नहीं कहां से पानी आ गया था। तुम जजा सजा का इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या पता कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह। ये इल्म तो अल्लाह के पास है और ये इख्तियार भी इसके पास ही रहने दो। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मेरे कानों में बहुत अरसा पहले अम्मी की कही हुई बातें गूंज रही थी। मैंने इसका चेहरा देखते हुए आंखों की नमी को हाथ से साफ करने की कोशिश की, मगर पानी था कि बढ़ता ही जा रहा था। उम्मीद करती हूँ नावल हम कहाँ के सच्चे थे आपको पसंद आया होगा। ये नावल हम कहाँ के सच्चे राइटर उमैर अहमद की आज लास्ट एपिसोड थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर नावल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। मिलती हूँ फिर नए नावल के साथ। अल्लाह हाफिज।